सो जो हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी का वर्ड होता है, ठीक है ना, इट इनकम्पसेस टू कॉन्सेप्ट्स। एक प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है और दूसरा आपका एलोकेटिव एफिशिएंसी है, ठीक है। विद इन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी आपकी तीन चीजें आती हैं, टेक्निकल, एक्स एफिशिएंसी एंड डायनेमिक एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होता क्या है? Productive efficiency means that you are producing the goods at the least, at the lowest cost possible. ठीक है, यानी कि आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो आप जो है देयर इज नो वेस्टेज, नंबर वन। तो मैं यहाँ पे बल्कि लिख भी देती हूँ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट द लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल। ठीक हो गया? सो ये आपकी जी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है। अच्छा, अब इसमें हम भाई ये रिमूव कर दें ताकि तुम लोगों को नजर आए सही तरीके से। हाँ, अच्छा, इकोनॉमिक एफिशिएंसी को अक्सर मैंने अब इसके साथ स्लैश पेरिटो ऑप्टिमेलिटी लिखा हुआ है। आई थिंक ये तुम लोगों इसकी वजह से कंफ्यूज होते हो। इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है ना, इट इज नॉट पेरिटो ऑप्टिमेलिटी एज सच, ठीक है। मतलब मैं इसकी हमेशा पेरिटो ऑप्टिमेलिटी क्या होता है हम उसको बाद में बात करेंगे, बट डोंट कंफ्यूज द टू। देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन पेरिटो ऑप्टिमेलिटी एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मेरा चार्जर जो है ना वो बहुत ज्यादा स्पार्क कर रहा है। आई जस्ट नीड टू पता चले कि लैपटॉप ही उड़ जाए। हाँ, हाँ जी, सॉरी गाइस। सो मैं आप लोगों को बता रही थी कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड पेरेटो ऑप्टिमेलिटी में देयर इज अ सटल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या है? नो वेस्टेज, नंबर वन। आप बना रहे हो, आप बहुत एफिशिएंट हो इन अ वे कि आप कोई रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं कर रहे हो और आप लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल में बना रहे हो। अब इसमें प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में सिर्फ तीन है, टेक्निकल, एक्स एफिशिएंसी एंड डायनेमिक एफिशिएंसी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये दो हैं, ठीक है। इनको मैं बोल्ड कर रही हूँ, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है। एक्स एफिशिएंसी एंड डायनेमिक एफिशिएंसी। आप अक्सर जो है वो लिखते हो जब आपको क्वेश्चंस आते हैं मार्केट फेलियर के, आपको क्वेश्चंस आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स के, उसमें आपने एफिशिएंसी की जरूर बात करनी होती है। तो आप उसमें कहते हो, स्पेशली मार्केट स्ट्रक्चर में आप प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की बात करते हो, और मार्केट फेलियर वाले में आप एलोकेटिव एफिशिएंसी की बात करते हो। और मार्केट स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस में आप कहते हो कि देखें ये जो हमारी, इनफैक्ट आप एलोकेटिव की भी बात करते हो मार्केट स्ट्रक्चर्स में, लेकिन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। एंड यू से कि ये जो मोनोपलीज वगैरह होती हैं ये एक्स इनएफिशिएंट होती हैं, ठीक है। इम्परफेक्ट मार्केट्स आर इन एक्स इनएफिशिएंट, लेकिन फिर तुम लोग इवेल्युएशन में लिखते हो कि ये डायनेमिकली एफिशिएंट होती हैं। मैं फिर से ये बात बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ तुम लोगों को ये डायनेमिक एफिशिएंसी किसके लिए यूज करते हो, इवेल्युएशन के लिए, ठीक है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू गाइज अ स्ट्रक्चर एज टू हाउ वी यूज दिस चैप्टर इन आर आंसर्स, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल एफिशिएंसी होता क्या है? टेक्निकल, सॉरी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होता क्या है? उसमें टेक्निकल एफिशिएंसी आती है। एंड व्हाट इज टेक्निकल एफिशिएंसी? इट इज प्रोड्यूसिंग गुड्स विद लीस्ट कॉस्ट इनपुट, राइट। तुम लोगों को याद होगा कि जो हमने मार्जिनल यूटिलिटी वाला चैप्टर किया, एंड इवन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर। लेकिन तुम लोगों ने जब मार्जिनल यूटिलिटी का चैप्टर किया था तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता था? जब मार्जिनल यूटिलिटी इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक है, इसका रेशो इक्वल्स मार्जिनल यूटिलिटी इन प्राइस ऑफ गुड वाई, एंड इसका रेशो इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ गुड जी, ठीक है। ये इक्वालिटी होती थी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता था। फिर मैंने तुम लोगों को प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में यही मैंने जो है एनालॉजी यूज की थी, और मैंने कहा कि देखें जी, आपकी जो ये होती है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, या एक जो प्रोड्यूसर होता है वो इक्विलिब्रियम पे कब होता है? जब रेशियोज की इक्वालिटी होती है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड प्राइस ऑफ लेबर, इसका जो रेशियो है इट इज इक्वल टू marginal product of capital divided by price of capital, and marginal product of land divided by price of land, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को ये याद हो
हम लोगों ने ये जो है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में बड़ी डिटेल में किया था, ठीक है। तो ये जो अभी मैं तुम लोगों को बताया भी था कि दिस इज नोन एज टेक्निकल एफिशिएंसी विद लीस्ट कॉस्ट इनपुट, यानी कि ये कब होती है जब आपका आइसो कॉस्ट कर्व, ठीक है ना, दिस इज योर आइसो कॉस्ट कर्व। और मैंने बताया था कि ये बजट लाइन जैसे हमारे कंज्यूमर का होता है, इसी तरीके से आइसो कॉस्ट कर्व जो होता है वो प्रोड्यूसर का बजट लाइन होता है, और आइसो कॉन्ट कर्व जो है वो प्रोड्यूसर का इंडिफरेंस कर्व होता है। और जहां पे ये आपस में एक दूसरे को टेंजेंट होते हैं वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, और ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सॉरी, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है। और ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो है वो क्या शो कर रहा है? टेक्निकल एफिशिएंसी विद लीस्ट कॉस्ट इनपुट। ठीक हो गया? इफ आई एम गोइंग टू फास्ट यू गाइस कैन टेल मी। रिदा, तो तुम हो कहाँ रिदा? आज नजर नहीं आ रही। मैम इधर ही हूँ। अच्छा हाँ, ओके ओके, वो एरो नहीं, ठीक है, समझ आ रही है। हम्म। सो ये हमने एक दफा असल में पहले कर लिया हुआ है, बल्कि फातिमा तुम बताओ, क्योंकि तुमने ये पहली दफा ये कॉन्सेप्ट किया इन लोगों के साथ, तो मैंने एक दफा ये टच अपॉन किया हुआ है कॉन्सेप्ट। सो यू डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? यस मैम। ओके, गुड गुड, ठीक है। सो टेक्निकल एफिशिएंसी विद लीस्ट कॉस्ट इनपुट का क्या होता है? जहां पे रेशियोज इक्वालिटी होती है, जहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लैंड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लैंड इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल, एंड इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लैंड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लैंड। हम इकोनॉमिक्स में एन से लैंड को डिनोट करते हैं, ठीक है। और इट इज वेयर आइसो कॉस्ट इज टेंजेंट टू आइसो कॉस्ट कर्व। आइसो कॉस्ट कर्व कैसा होता है? जो प्रोड्यूसर का जैसे बजट लाइन होता है। और आइसो कॉन्ट कर्व क्या होता है? प्रोड्यूसर का इंडिफरेंस कर्व। सो यहाँ जो प्रोड्यूसर का बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे हमें टेक्निकल एफिशिएंसी मिलती है विद लीस्ट कॉस्ट इनपुट, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत वैसे नहीं है। हाँ जी वली। मिस अगर एन लैंड है तो फिर एमपीएल क्या चीज है? लेबर है। एल इज लेबर, के इज कैपिटल, एन इज लैंड, ठीक है। अच्छा, फिर अब हम आगे बात करते हैं टेक्निकल एफिशिएंसी। समझ आ गई वली? अच्छा, अब हम बात करते हैं टेक्निकल एफिशिएंसी विद लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमें टेक्निकल एफिशिएंसी कैसे मिलती है? बड़ा सिंपल है। आप मिनिमम यहाँ पे जो मिनिमम एफिशिएंट स्केल, यानी कि आप ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्रोडक्शन में जब प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां पे आपके लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, वहां पे आपको टेक्निकल एफिशिएंसी मिल रही है, ठीक है। और अक्सर हाँ, तुम लोग अपनी वैल्यूएशन में इसके बारे में भी लिख सकते हो कि अक्सर जो हमारी इम्परफेक्ट मार्केट्स होती हैं, बिकॉज दे आर वेरी लार्ज इन साइज, तो उनको वो मिनिमम पॉइंट पे एट टाइम्स दे आर एबल टू प्रोड्यूस हियर, बिकॉज उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहा होता है, ठीक है। सो ये भी टेक्निकल एफिशिएंसी विद LRAC, इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर इम्परफेक्ट मार्केट्स, ठीक है। सो टेक्निकल एफिशिएंसी विद LRAC is also possible for imperfect markets because they are able to, because they are very large in size, so they are able to gain economies of scale। ठीक हो गया? फिर हम आगे जाते हैं। टेक्निकल एफिशिएंसी इन शॉर्ट रन। सो टेक्निकल एफिशिएंसी इन शॉर्ट रन कब होती है? जब आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है, इट पासेस थ्रू द मिनिमम पॉइंट ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। एंड यूजुअली इट इज द केस कि शॉर्ट रन में ये टेक्निकली एफिशिएंट, इवन इन इम्परफेक्ट मार्केट्स आर टेक्निकली एफिशिएंट इन। तुम लोगों को याद है जब मैंने तुम लोगों को कॉस्ट कर्व्स करवाए थे, तो मैंने कहा था कि बी वेरी केयरफुल कि आपका जो एवरेज कॉस्ट कर्व है उसका मिनिमम पॉइंट शुड पास थ्रू मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। जब मैंने तुम लोगों को ये कॉस्ट कर्व्स करवाए थे, तो मैं कह रही थी कि यार बी वेरी केयरफुल विद दिस कि आपका एस आर ए सी है उसका मिनिमम पॉइंट शुड पास थ्रू SRMC। याद है अबीहा? डू यू रिमेम्बर? No, miss, I don't remember exactly. मैं तुम लोगों को याद दिलाती हूँ, ठीक है। जब मैंने तुम लोगों से इस तरह से एक कर्व करवाए थे, जब हमने नॉर्मल प्रॉफिट वगैरह किया था, Oh, miss, वो याद है जी, short run average cost वगैरह। हाँ उस वक्त तभी तुम सुन नहीं रही थी ना, तो तुमने इसलिए जो है कहा मुझे याद ही नहीं है, ठीक है। ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व,
तो मैंने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल हमने जो है सब नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है, तो मैंने कहा था कि मेक श्योर कि ये आपका एवरेज कॉस्ट का कर्व, यू टेक अ पॉज हियर एंड आप इस तरह से एवरेज कॉस्ट कर्व बनाओ, ठीक है। सो योर मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व शुड पास थ्रू मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। तो ये क्या शो करता है? ये शो कर रहे टेक्निकल एफिशिएंसी। सो जो इम्परफेक्ट मार्केट्स होती हैं ये टेक्निकली एफिशिएंट होती हैं इन द शॉर्ट रन बिकॉज यूजुअली ये यहाँ पे ही इनकी प्रोडक्शन इधर ही होती है, ठीक है। यानी कि एसआरएमसी जो है इट पासेस थ्रू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एसआरएसी, सही हो गया। तो ये भी इनके लिए पॉसिबल है। टेक्निकल एफिशिएंसी यानी कि ऑल इन ऑल इट्स इजियर फॉर imperfect markets to get technical efficiency, ठीक है। तो मैं अगर लॉन्ग प्रोडक्टिव रन होता लॉन्ग रन में उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं, तो वो मिनिमम पॉइंट ऑफ एलआरएसी में जो है वो ऑपरेट करते हैं, ठीक है। समझ आई बात की? उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है। सो टेक्निकल इश्यूज नहीं होते इम्परफेक्ट मार्केट्स में। इम्परफेक्ट, हाँ, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होती है उनको। अगर हम टेक्निकल एफिशिएंसी विद पीपीसी देखें तो आप टेक्निकल एफिशिएंसी फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तब होते हो जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट अपनी रिसोर्सेज को फुली एम्प्लॉय कर रहे हो। जो इम्परफेक्ट मार्केट्स होती हैं वो बड़ी वहां पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होती है, तो दे आर नॉट टेक्निकली एफिशिएंट फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ पीपीसी। एट टाइम्स दे आर ऑपरेटिंग विद इन द पीपीसी। सो पॉइंट बी में कर रहे होंगे, और पॉइंट बी क्या डिपिक्ट करते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सो टेक्निकल इश्यूज मतलब यानी कि एज सच टेक्निकली जो है ना वो इनएफिशिएंट एज सच नहीं होती इम्परफेक्ट मार्केट्स। परफेक्ट मार्केट्स का इशू ये है कि वो इनएफिशिएंट होती हैं। सॉरी, टेक्निकल एफिशिएंसी विद पीपीसी एक्सप्लेन करते हैं, शुरू से समझ नहीं आई। बिल्कुल कर देते हैं। देखो आप जो हो, आपकी फर्म टेक्निकल एफिशिएंसी फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तब होगी जब यू आर प्रोड्यूसिंग हियर एट पॉइंट ए, यानी कि यू आर फुली एम्प्लॉइंग योर रिसोर्सेज, देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। बट इन इम्परफेक्ट मार्केट, ठीक है, अ मोनोपोली, ठीक है, इन ओलिगोपोली, वो अपने रिसोर्सेज को ना फुली एम्प्लॉय नहीं करते, ठीक है। कोई उनकी मशीन ऐसे ही पड़ी होगी या लेबर जो है ऐसे ही पड़ा होगा, हम चिल कर रहे हैं, फन कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है ना। तो हम, उसका मतलब ये है कि वेयर आर यू ऑपरेटिंग एट पॉइंट बी, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक हो गया? क्लियर हो गया है ये? अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं एक्स इनएफिशिएंसी की। एक्स इनएफिशिएंसी कहाँ होती है यार? एक्स इनएफिशिएंसी सबसे ज्यादा हमारी इम्परफेक्ट मार्केट्स में होती हैं। फिर एक्स इनएफिशिएंसी पब्लिक सेक्टर में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। किस तरीके से होती है? आप, इसका मतलब ये है कि आप जो है ना, इसको मैं फिर से बनाती हूँ तुम लोग के सामने, फिर तुम लोग को ये क्लियर होगा। इनएफिशिएंसी का मतलब ये है कि अगर आप इंसानों की तरह प्रोडक्शन करें, आप जो है अपने रिसोर्सेज का ख्याल करें, आप जो है अन्यथा जो है, आपको पता है कि यार हम मोनोपोली हैं या हम इम्परफेक्ट मार्केट है, हम कंज्यूमर से पैसा निकलवा लेंगे, या फॉर एग्जांपल हम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, हम, हमारे पास तो वैसे ही टैक्स पेयर का पैसा है, ठीक है। अगर आप इस तरह की चीजों को ना सोचें, ठीक है, और ये नहीं कि अच्छा जी एक रिट्रीट जा रही है टर्की में और जो है वो पेट्रोल चला जा रहा है, लग रहा है, ठीक है, पेट्रोल कार्ड्स हैं और वो फ्लीट यूज हो रही है आपकी, ठीक है, प्रिंटर है तो वो पूरी पूरी मतलब यानी कि बुक्स आपकी प्रिंट हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरह की अगर चीजें ना हो तो आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ये हो सकती है जिसको मैं एलआरईसी 1 कर रही हूँ। लेकिन क्योंकि इम्परफेक्ट मार्केट्स या पब्लिक सेक्टर कंपनीज को पता है कि यार ये जो सारा पैसा हम ये जो वेस्ट कर रहे हैं या ये जो हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो उसका कोई मसला नहीं है, हम इसको जो है वो रिकूप कर सकते हैं या हम इसको रिकवर कर सकते हैं। उनकी जो एलआरएसी होगी ना वो ये होगी।
So this difference between LRAC1 and LRAC2 shows X inefficiency. ठीक है, ये जो difference है between these two curves shows X inefficiency. आप X efficient कब हो? अगर आप LRAC1 पे ऑपरेट कर रहे हो. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, दिस इज एग्जामिनर्स फेवरेट. अगर आप LRAC1 पे ऑपरेट कर रहे हो तो आप X efficient हो. बट बिकॉज यू आर अ मोनोपली और यू आर अ पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड यू नो कि यार आप जो है ना अपनी फन एंड पार्टियां कर सकते हो, ठीक है ना, एट द एक्सपेंस ऑफ हायर प्राइसेस, तो आप जो है वो क्या करोगे? यू विल बी प्रोड्यूसिंग एट LRAC2. ठीक है, यू डोंट हैव. हाँ बताओ. मैम LRAC2 पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रही है. LRAC2 पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है. LRAC2 पे बहुत हायर, मतलब LRAC2 पे कॉस्ट हायर है. ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट इवन ट्राइंग टू डिक्रीज द कॉस्ट. ठीक है, आप जो है, आपको पता है कि मतलब ये वेस्टेज ऑफ जो है रिसोर्सेज की वजह से आपकी कॉस्ट इंक्रीज हुई हुई है. आपकी ये जो गाड़ियां हैं बस ये मतलब यूज हो गई, ठीक है, ऑफिशियल वर्क के लिए, अब आप इसको खड़ी कर दें, लेकिन ये चली जा रही हैं, मरी जा रही हैं आज. ठीक है ना, चले जा रहे हैं भाई रिट्रीट पे, सारे के सारे सवाद चले गए हैं. ठीक है, तो ये सारी आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है ना इसकी वजह से. ठीक है, तो आप अगर ये सब ना करो तो आप LRAC1 पे ऑपरेट कर सकते हो. लेकिन आपको पता है कि कोई मसला ही नहीं है यार, लेंगे हम, ज्यादा पैसे ले लेंगे कंज्यूमर से, कोई मसला नहीं है. ठीक है, ज्यादा फंड्स निकलवा लेंगे. तो आप क्या करते हो? आप जो है अपनी, यू डोंट इवन ट्राई टू मिनिमाइज द अननेसेसरी एक्सपेंसेस. ठीक है, तो आप एक्स इनएफिशिएंट हो. सो इम्परफेक्ट मिस हम मार्केट्स में ट्राई क्यों नहीं करते? हम ट्राई इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि अब आजकल जो है ना बहुत ज्यादा प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है. प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या होती है? तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है मैंने. प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम ये होती है कि प्रिंसिपल तो चाहता है, प्रिंसिपल तो कहेगा यार कि कॉस्ट को कम करो ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, और प्रॉफिट से क्या मिलेगा? ज्यादा डिविडेंड्स मिलेंगे. लेकिन एजेंट्स कहते हैं कि यार हमने जो है ना एम्प्लॉय को भी खुश रखना है. ठीक है, हमने जो है अपने आप को भी खुश रखना है, हमने और चीजें भी, मतलब हमने, अब हमें गाड़ी भी चाहिए, हमें घर भी चाहिए. ठीक है, हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के हमारे बिल भी पे करो. फिर जो है वो हमने रिक्रिएशनल हमारी एक्टिविटीज भी हो. तो वो इस एजेंट प्रॉब्लम की वजह से यू डोंट इवन ट्राई टू रिड्यूस इट. एंड यू ऑल्सो नो एज अ मोनोपली कि दैट्स नॉट, इट्स नॉट रियली अ बिग इशू. एज अ प्रिंसिपल मुझे भी बहुत ज्यादा इशू नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये प्राइसेस से हम रिकूप करवा लेंगे. ठीक है, कि प्राइसेस हम इतनी हाई चार्ज करेंगे कि हम लोगों को ये जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वो ये प्राइसेस हमारी जो है वो कवर कर लेंगे. ठीक हो क्या? हाँ जी, अभी हाँ. मिस एफिशिएंसी LRAC1 पे होती है या LRAC2 पे होती है? नहीं, लोएस्ट LRAC पे होती है. तो 1 पे ठीक है, होती है. हाँ. सो लोएस्ट LRAC अगर यहाँ पे हम होंगे तो हम एफिशिएंट हैं, लेकिन हम एज इम्परफेक्ट मार्केट्स हम यहाँ पे नहीं होंगे, हम LRAC2 पे होंगे. सो ये जो डिफरेंस बिटवीन LRAC2 एंड LRAC1 है, ये क्या शो कर रहे हैं? एक्स इनएफिशिएंसी शो कर रहा है. ठीक हो गया? अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं डायनेमिक एफिशिएंसी की. अच्छा, जो डायनेमिक एफिशिएंसी होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक एफिशिएंसी. ठीक है, तो जो लार्ज फर्म्स होती हैं, यू नो, दे हैव सो मच बिकॉज दे अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. बल्कि तुम लोग लिख लो अपने पहले ही डायनेमिक एफिशिएंसी के साथ कि जो परफेक्ट कंपटीशन होती है ना, दे कैन नेवर अचीव डायनेमिक एफिशिएंसी. ठीक है, तो ये तुम लोग की इवेल्युएशन में आता है क्वेश्चन कि क्या परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो है वो दे आर ऑलवेज बेटर? आप कहते हो कि हाँ वो बेहतर है, वो ये है, वो टेक्निकली एफिशिएंट होती हैं, वो एक्स एफिशिएंट होती हैं. फिर तुम लोग कहते हो नहीं, हमेशा बेहतर नहीं होती हैं, उनमें मसले मसाइल उनके अपने भी हैं, वो डायनेमिक एफिशिएंसी अर्न नहीं करते, अचीव करते. ठीक है, डायनेमिक एफिशिएंसी होता क्या है? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई एम
हाँ जी बच्चों, सो डायनेमिक एफिशिएंसी होता है कि आपने फॉर एग्जांपल आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज यू आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स यू हैव सफिशिएंट मनी engage in research and development, ठीक है, and because you are engaging in research and development you can undertake product innovation, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को इसी इतने इनोवेटिव तरीके से आप बनाओ कि आपको लीस्ट कॉस्ट पड़े, ठीक है। अगर तुम लोगों को पता हो तो मैंने सुना है कि आईफोन जो है वो जो हम लोगों को 6 लाख 7 लाख रुपए का आईफोन मिलता है उसको शायद पर आईफोन बनाने की जो है वो अपनी कॉस्ट 50,000 है, ठीक है। अब ये इतना ह्यूज जो वो डिफरेंस है बिटवीन प्राइसेस एंड बिटवीन कॉस्ट, वो क्यों है? क्योंकि ये इन्होंने बहुत अमेजिंग किस्म की R&D की होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हुई है, जिसमें दे फाइंड आउट, जिसमें ये प्रोसेस इनोवेशन करते हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन करते हैं। प्रोसेस इनोवेशन के थ्रू दे फाइंड आउट कि यार हम अपने प्रोसेसेस को किस तरह से एफिशिएंट बनाएं कि हमें ये आईफोन बनाने की लीस्ट कॉस्ट पड़े, ठीक है, और हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन लेके आए, ठीक है ना। ये 4 कैमरे लगा दिए या 6 कैमरे लगा दिए या कैमराज में हमने इस तरह करके पिक्सल्स लगा दिया, जो भी होता है, ठीक है, लेकिन इस तरह से लगाएं कि हमें जो है वो इस इनोवेशन की बहुत ज्यादा कॉस्ट ना पड़े, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस कम्स विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनकी पूरी पूरी टीम्स बैठी होती हैं और उनका सिर्फ सिर्फ ये काम होता है टू फाइंड आउट वेज टू इनोवेट, ठीक है, अपने प्रोसेसेस को इनोवेट करें, अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करें, सो दैट देयर ओन कॉस्ट, यानी कि द कॉस्ट ऑफ एप्पल, द कॉस्ट ऑफ आईफोन डिक्रीजेस, ठीक है। सो ये आपकी इस वजह से अदन, अभी जैसे तुमने पूछा, तो ये एप्पल वाले अपने जो है मतलब यानी कि पार्टियां करवा रहे हैं अपने, फॉर एग्जांपल अपने एम्प्लॉयज को, फॉर द रीजन कि इनको पता है कि अच्छा यार हम तो 50,000 रुपए का हमारा जो है हमने R&D कर ली है, वी हैव डन इनफ R&D, हम जो है 50,000 रुपए का ये मोबाइल बना रहे हैं, इसको हम बेच रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 6 लाख का, तो हमारे पास इतना पैसा हम जो है वो अर्न कर रहे हैं कि हम अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर सके, हम जो है एक्स इनएफिशिएंट हो सके। तो आई एम ट्राइंग टू लिंक एवरीथिंग टुगेदर, ठीक है। सो दे कैन, बिकॉज दे हैव डायनेमिक एफिशिएंसी, इट ऑल्सो गिव्स देम रूम टू बी एक्स इनएफिशिएंट। मरियम, ये बात समझ आई? बिकॉज दे आर डायनेमिकली efficient, they do have the room to be x inefficient. सही है अभी? हाँ वली, सबको हाँ जी, एक्स टू जी एक्स मिस। एफिशिएंट होते हैं, सबके पास ये मोस्टली रूम होते हैं। मोस्टली एक्स एफिशिएंट होते हैं। जो लार्ज फर्म्स होती हैं, जो सरवाइव करती हैं, जो अपनी मोनोपलीज को जो है वो मतलब उन जिनकी मोनोपलीज थ्राइविंग एंड सर्वाइविंग होती हैं, वो वही होती हैं जो एक्स एफिशिएंट होती हैं, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए बगैर, स्पेशली इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यू कैन नॉट सर्वाइव इन द इवॉल्विंग competing market if you are not engaging in R&D, ठीक है, वरना फिर आपके मोबाइल के साथ वही होगा जो नोकिया के मोबाइल के साथ हुआ, ऑब्सोलीट, ठीक एक्स है। एफिशिएंट होगा कि इनएफिशिएंट होगा? एक्स एफिशिएंट, वो एक्स LRAC इनएफिशिएंट 1 पे, हाँ ऊपर वाले डायग्राम में LRAC 1 पे। नहीं, तुम पूछ क्या रहे हो? मुझे क्वेश्चन तुम्हारा समझ नहीं आया। डायनेमिक, मैंने क्या एक्स एफिशिएंट का वर्ड यूज किया? आई मींट डायनेमिक एफिशिएंट, ठीक है। एवरीवन हैज टू बी डायनेमिकली एफिशिएंट, ठीक है। अगर अदन, तुमने डायनेमिक एफिशिएंट का ही पूछा था ना? मिस मैंने पूछा था कि लाइक अननेसेसरी कॉस्ट का रूम हर एक्स एफिशिएंट फर्म, मतलब जो उनकी है उनके पास होगा। एक्स इनएफिशिएंट फर्म, ठीक है, यू आर एक्स इनएफिशिएंट, ठीक है, तो आपके पास ये रूम होगा, ठीक है, कि यू कैन बी एक्स इनएफिशिएंट इफ यू आर डायनेमिकली एफिशिएंट, ठीक है। इफ यू आर डायनेमिकली एफिशिएंट देन यू डू हैव द रूम टू बी एक्स इनएफिशिएंट, ये मेरा मतलब था, ठीक है, कि अगर आपने इतनी अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर ली है कि आप जो है वो अपने प्रोसेस को इनोवेट करके एंड प्रोडक्ट को इनोवेट करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आप ये प्रोडक्ट जो है वो लीस्ट कॉस्ट में बनाओ और जो है फिर बेचो ये आप ट्रिपल द प्राइस, तो
जो है वो, जो आपके पास ये पैसा आ रहा है, ठीक है, इतना सारा, उसको कहीं तो लगाओगे ना। आप कहोगे चलो अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉय को पार्टी करवाते हैं, वो भी खुश रहेंगे, खुश होंगे तो वो R&D अच्छी करेंगे, ठीक है। समझ आई बात की? अबिहा, क्या नाम है तुम्हारी कैट का? बस कोवो वो चढ़ जाता है बार बार टेबल पे। ही हैज दिस थिंग फॉर लैपटॉप्स, जहां वो लैपटॉप दिखता है वो चढ़ जाता है। अच्छा, ओके। हेलो, टिमी, टिमी नाम है ना? नो, बस कोवू। कोहू, ओके ओके, कोहू, चलो ठीक है। उसको भी साथ तुम पढ़ाओ इकोनॉमिक्स, हाँ। चलो, अभी यहाँ पे इन लोगों से तो पढ़ ही नहीं जा रही, ये लोग सब कह रहे हैं कि हैं, ये हमसे तो पढ़ ही नहीं जा रही है, ये कैट को भी पढ़ा रही है। चलो आगे अब हम बढ़ते हैं। और अदन यार, तुम अपनी वीडियो क्यों नहीं ऑन करती? हाँ, तुम्हारी पार्टी सही चल रही है। एक्स मिस वो अभी ना मैं एफिशिएंसी आज का तुमने। फोन पे हूँ इसलिए नहीं ऑन की हुई। हम्म, लैपटॉप चार्जिंग पे है, मैं फोन से आज ले रही हूँ। ओके ओके, बस सही है। वो अक्सर सो रहे होते हैं, ठीक है ना? ठीक है, वो अक्सर सो रहे होते हैं, लेटे हुए होते हैं, फिर कहते हैं यार कौन उठ के जाए और जो है वो क्लास ले, तो ये मोबाइल पे ही क्लास लेते हैं। अच्छा, ये तुम लोगों की जब से मैंने वीडियो ऑन करने के वो किया है, तो तुम लोगों की जो है ना पार्टी तो ओवर हो चुकी है, ठीक है। तो यू गाइस कैन नॉट बी एक्स इनएफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये हमारी थी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। अब हम बात करते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी की, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार? वली, तुम्हें समझ आई है इस बात की बच्चे? जी मिस। ऐसे ऐसे समझ आई है, ये पूरी सही वाली समझ आई है कि जी वो मिस? ये एक्स बिल्कुल ऐसा कच्चा पक्का जी मिस था। एक्स इनएफिशिएंसी इतनी कोई समझ नहीं आई, डायनामिक तो आ गया। ओके, इनएफिशिएंसी का मतलब ये है, सिंपल, इन वेरी सिंपल टर्म्स, that you are not cutting your unnecessary expenses because you have the room to get this you have the room to cover this costs from higher prices, ठीक है। सो यू आर नॉट कटिंग आउट ऑन योर अननेसेसरी एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल बात है, हमें पता है यार, जब तुम लोगों को पता है कि ठीक है अम्मा अब्बा पैसे दे देंगे तो लगाओ, ठीक है, तो यू डू हैव दैट रूम टू, यू डोंट, ठीक है ना, आप कह रहे हो ठीक है अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, वो हम अम्मा से निकाल लेंगे, अब्बा से निकाल लेंगे, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी एक्स इनएफिशिएंसी है। फिर जब हम अपने पैसे कमाना शुरू होते हैं तो हम एक्स एफिशिएंट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास वो रूम नहीं है कि हम अपने अम्मा अब्बा को कहें कि अब आप हमें दे दो, ठीक है। समझ आ गई बात की? अब आ गई ये समझ, अब ये याद रखना, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो ये थी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में क्या क्या आ जाते हैं? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में आते हैं टेक्निकल एफिशिएंसी। टेक्निकल एफिशिएंसी की क्या टाइप्स हैं? टेक्निकल एफिशिएंसी विद लीस्ट कॉस्ट इनपुट, टेक्निकल एफिशिएंसी विद LRAC, ठीक है, टेक्निकल एफिशिएंसी विद SRMC, टेक्निकल एफिशिएंसी विद PPC, ठीक हो गया। फिर आपका आ जाता है एक्स एफिशिएंसी, और फिर आपका आ जाता है डायनेमिक एफिशिएंसी। ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की फिर भी, यानी कि इम्परफेक्ट मार्केट्स के पास फिर भी चांस होता है टू बी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट, ठीक है। व्हाई? बिकॉज वो डायनेमिकली एफिशिएंट होती हैं, बिकॉज वो टेक्निकली एफिशिएंट होते हैं इन अ लॉट ऑफ रिगार्ड्स। और अगर मार्केट्स जो है वो कंटेस्टेबल हो जाए, ठीक है, अगर आप एक कंटेस्टेबल मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो जहां पे एक हिट एंड रन का खतरा है, ठीक है, अगर आप कंटेस्टेबल मार्केट्स में जो है ऑपरेट कर रहे हो जहां पे हिट एंड रन का मसला है, तो वहां पे आप एक्स एफिशिएंट भी होते हो, ठीक है। सो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, मैं तुम लोग को पूरा एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, जो मैं बातें कर रही हूँ ये सारा एक क्वेश्चन मतलब आता है, और वो इसी तरीके से आपने उसको सॉल्व करना है। पहले आपने बताने नहीं होते भाई ये बहुत खराब है, लेकिन फिर तुम लोगों ने इवेल्युएशन में कहने कि नहीं यार, अगर मार्केट कंटेस्टेबल हो जाए, कंटेस्टेबल हो, तो वहां पे ये एक्स एफिशिएंट भी हो जाते हैं, इंसान खुद ही बन जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि हमें जब खुद अपना पैसा कमाना पड़ता है तो हम खुद ही इंसान बन जाते हैं, ठीक है, अपने अननेसेसरी कॉस्ट हम कट आउट कर देते हैं कि नहीं यार, ये भी हर चीज इस तरह नहीं ले लेनी हमने, ठीक है। अच्छा, सो जो है ये तुम लोगों ने ये बता दिया, लेकिन एलोकेटिव एफिशिएंसी, हाँ रिधा?
मैम कंटेस्टेबल मार्केट्स एक्स इनएफिशिएंट होती हैं या एक्स एफिशिएंट होती हैं? नहीं, एक्स एफिशिएंट, वहां पे आप अपना लोएस्ट कॉस्ट रखोगे तभी आप सरवाइव कर सकोगे ना, फिर ही आप, क्योंकि वरना तो कोई और आ जाएगा, ठीक है, वरना तो कोई और आपकी मार्केट में आएगा, वो आपका मार्केट शेयर लेगा, वो आपके, ठीक है, तो वो हिट एंड रन का उसमें मसला है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी की। एक्स एफिशिएंट या एक्स इनएफिशिएंट होती है? Contestable markets are X efficient because of the fear of hit and run. ठीक है, so even if a monopoly is operating in a contestable market, ठीक है, so if a monopoly is operating in a contestable market, it will be X efficient because it will be scared of hit and run competition. कि मार्केट हिट हुई, दूसरा बंदा जो है प्रॉफिट्स लेके चला गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन एलोकेटिवली एफिशिएंट नहीं होती। लेकिन अब एलोकेटिवली एफिशिएंट कैसे नहीं होती वो भी बताऊंगी, और कैसे होती है वो भी बताऊंगी, दोनों चीजें हमने देखनी है, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में जब हमें क्वेश्चंस आते हैं तो हमें पागल कर देते हैं ना, कि ये भी होता है और ये नहीं भी होता, ठीक है। तो अब ये भी होता है कैसे करना, और ये नहीं भी होता कैसे करना है, वो हम दोनों कर लेते हैं, ठीक है। वली खान, क्या इतनी इतनी जिंदगी में खुशी कहाँ से आई है? ये व्हाट इज द बहार दैट पुट दैट स्माइल ऑन योर फेस? नहीं मिस, कुछ नहीं। ओके ओके, ठीक है। सो एलोकेटिव एफिशिएंसी के हमारे पास जो है वो दो क्राइटेरियाज है, एक हमारा है प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट क्राइटेरिया, और दूसरा हमारे पास है नो डेड वेट लॉस क्राइटेरिया, ठीक है। प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट क्राइटेरिया का क्या मतलब है कि आप जो है वो आप जो है एलोकेटिवली एफिशिएंट तब होते हो जहां पे आपकी जो प्राइसेस हैं, यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी या डिमांड है, इट इज रिफ्लेक्टिव। ये मैं बल्कि मिटा देती हूँ, फिर तुम लोगों के साथ फिर से बनाती हूँ। मैम ये एलोकेटिव एफिशिएंसी डायनामिक एफिशिएंसी का एक पार्ट है या नहीं, सेपरेट है? बिल्कुल भी नहीं, एलोकेटिव एफिशिएंसी बिल्कुल अलग चीज है। क्या होती है, मुझे एक मिनट इसकी वो भी बता देती हूँ, डेफिनेशन भी, और फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। डायनेमिक एफिशिएंसी जो है वो पार्ट है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का, एंड वी आर डन विद प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, खत्म हो गया, ठीक है। मिस स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर करते हैं। हाँ, ये लो जी। अब ये हमारा एलोकेटिव एफिशिएंसी एक नई किस्म की एफिशिएंसी आ गई, इसको मैंने कर दिया बोल्ड ताकि तुम लोग आइंदा इसमें कंफ्यूज ना हो। एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होता है? Producing the goods in a manner that most socially desirable goods are produced without any dead weight loss. और इसमें हमारे पास दो क्राइटेरियाज हैं, एक हमारे पास प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट क्राइटेरिया है, और दूसरा हमारे पास जो है वो नो डेड वेट लॉस क्राइटेरिया है। प्राइस क्या होती है? देखो, प्राइस होती है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। हमने ये यूटिलिटी वाले चैप्टर में भी किया हुआ है कि प्राइस इज द मार्जिनल यूटिलिटी, और इट्स द डिमांड, ठीक है। यानी कि प्राइस, in very easy words, price is the value which consumers assign to a product, और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो आप एलोकेटिवली एफिशिएंट तब होते हो जब आप परफेक्ट कंडीशंस में, ठीक है, आपकी प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि ये प्राइस है, ये क्वांटिटी, ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी या डिमांड है, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट या सप्लाई है, और अगर हम इधर प्रोड्यूस कर रहे हैं
जहां पे हमारी प्राइस इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द डिमांड, ठीक है ना, सॉरी, प्राइस इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द कॉस्ट, तो वो हम लोगों की क्या होगी? इट विल बी allocatively efficient point. So where price is equal to marginal cost, that will be our allocatively efficient point. साथ तुम्हें कुछ समझ आ रही है भाई? तुम हो भी क्लास में या तुम बस आ गए हो? यस इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। ओके, वीडियो भी ऑन करनी होती है? मैम वो मेरा हालत थोड़ी ऑफ है इसलिए। अच्छा ठीक है, अब मंडे से जो है ना ऑन कर लेना हालत, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं नो डेड वेट लॉस क्राइटेरिया कि एलोकेटिव एफिशिएंसी हम नो डेड वेट लॉस क्राइटेरिया के थ्रू कैसे शो कर सकते हैं। देखो एक मिनट, इसको मैं तुम लोगों को फिर से बनाती हूँ, बल्कि नहीं, इसको अगर तुम लोग देखो तो ये कौन सा, ये किस मार्केट का कर्व है हसन खान? ये इम्परफेक्ट मार्केट का है। ये जो जी है, मैम। बहुत अच्छी बात है, इम्परफेक्ट मार्केट का है। नहीं, परफेक्ट मैम। हाँ, परफेक्ट कंपटीशन का है, ठीक है। अब परफेक्ट कंपटीशन में हमारी जो प्राइस है, दिस इज आवर प्राइस, ठीक है, विच इज इक्वल टू AR, विच इज इक्वल टू डिमांड, एंड दिस इज आवर मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। आप यहाँ पे, अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो ब्लू कर्व है शाहिद, इस ब्लू कर्व में हमें कौन सा प्रॉफिट मिल रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। वैसे इसमें नॉर्मल मिल रहा है, मगर ये ग्रीन वाला नॉर्मल, एसी क्या है? ग्रीन वाला एसी असल में जो है ना वो गायब हो गया, मैं ग्रीन वाला एसी बना देती हूँ। अच्छा, ब्लैक वाले एसी में क्या मिल रहा है? लॉस। सुपर, हाँ ठीक है। और अब ग्रीन वाले में क्या मिल रहा है? एक्सेस प्रॉफिट। हाँ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। चाहे आपका ब्लैक वाला एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, यानी कि सब नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, चाहे आपका ब्लू वाला एवरेज कॉस्ट है विच इज नॉर्मल प्रॉफिट्स, या आपका ग्रीन वाला एवरेज कॉस्ट है विच इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, हर प्रॉफिट में परफेक्ट कॉम्बिनेशन में प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ये मार्जिनल कॉस्ट है और ये प्राइस है, ठीक है। सो प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और कोई डेड वेट हमें लॉस नहीं नजर आ रहा एज मिस सच। जो एसी है ब्लैक वाला, उस पे वो एक्स इनएफिशिएंट होगा? नहीं, ये तो हम वो दिखा रहे हैं सब नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। इकोनॉमिक लॉस है कि एवरेज रेवेन्यू ये है, एवरेज कॉस्ट ये है, तो लॉस मिल रहा है, ठीक है। और हम क्या शो कर रहे हैं कि irrespective of the profit which a perfect competition is earning, it will always be allocatively efficient from price equals to marginal cost criterion. ठीक है, but this is not the case with imperfect markets. क्यों? अब जरा देखते हैं, यहां तक समझ आ गई जरमीन? डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैम जो ये वाला ग्राफ है, इसके अंदर जो नॉर्मल प्रॉफिट्स वाला है वो एलोकेटिवली एफिशिएंट होगा? नहीं, हर पॉइंट पे हम एलोकेटिवली एफिशिएंट हैं। एलोकेटिव एफिशिएंसी कहाँ होती है? जहां पे प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो हर पॉइंट पे, चाहे आपका ग्रीन एवरेज कॉस्ट है, चाहे आपका ब्लू एवरेज कॉस्ट है, चाहे आपका ब्लैक एवरेज कॉस्ट है, यानी कि सब नॉर्मल प्रॉफिट आपको ब्लैक में मिल रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट आपको ब्लू में मिल रहे हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपको ग्रीन में मिल रहे हैं, हर पॉइंट में प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। प्राइस आपका ये है, ठीक है ना, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू डिमांड, ठीक है। एंड मार्जिनल कॉस्ट ये हमारा नाइकी का टिक है। तो ये हर कोई भी आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। इधर ही पास कर रही है ना, इट इज पासिंग थ्रू द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज पासिंग थ्रू दिस, राइट? सो इट इज एलोकेटिवली एफिशिएंट।
मैम ये तो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स वाले से पास कर रही है, नहीं, ब्लू क्यों? वाला एसी जो है, हाँ, ब्लू वाला जो एसी है। नहीं नहीं, देखो, प्राइस जो है वो इट इज पासिंग थ्रू दिस, सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो है, मैं ये फिर से बनाती हूँ, मुझे समझ आ रही है कि तुम लोग को इतनी खास समझ नहीं आई। वेट, so let me, so this is price, this is quantity. परफेक्ट कंपटीशन का ये प्राइस का होता है ना, दिस इज प्राइस, दिस इज AR which is equal to MR which is equal to demand, ठीक है। अब आपकी ये जो प्राइस वाला है, इट इज पासिंग थ्रू मार्जिनल कॉस्ट कर्व यहाँ पे। सो प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट हमारा क्राइटेरिया है कि आपकी जो प्राइसेस हैं दे शुड बी रिफ्लेक्टिव ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे ही होता है ना, जहां पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल्सो इक्वल टू प्राइस, ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल्सो इक्वल टू प्राइस, सो दैट्स व्हाई प्राइस विल ऑलवेज बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट यू आर अर्निंग, मैं अगर ये लॉस में हूं, ठीक है, ये है मेरा एसी, या मेरा एसी ये है, या मेरा एसी यहां पे है, इन ऑल दीज AC 1, 2 and 3, मेरी जो इक्विलिब्रियम है वो तो हमेशा यही होगा, क्यों? क्योंकि इट इज वेयर माई MC इज इक्वल टू MR एंड माई MC इज इक्वल टू MR हेयर, तो इसका मतलब है कि प्राइस इज ऑल्सो इक्वल टू MC, बिकॉज इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन MR इज इक्वल टू प्राइस। ये बात समझ आई वली खान? तो मिस जहाँ पे MC और फर्ज ये AC3 है और MC है, जहाँ पे ये कट कर रहे हैं उन दोनों के बीच में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। नहीं, सुपर नॉर्मल तुम लोग ये सारे भूल गए, नॉर्मल एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वहां पे होता है, ये AC3 इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है जहां पे एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तो ये हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। हाँ, ये तो वही कह रहा हूँ ना, इनके अच्छा, ये बीच कह रहे हो, ओके 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 भाई, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़े अब हम, और हम बात करते हैं नो डेड वेट क्राइटेरियन क्या होता है, ठीक है। इसके मैं तुम लोगों को अभी MCQs भी करवाऊंगी, मैं दूंगी, और वो तुम लोगों ने क्लास में करके आने हैं, ठीक है। सो ये हमारी प्राइस है, ये हमारी क्वांटिटी है, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू, दिस इज एवरेज रेवेन्यू, एंड दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। जहां पे MR इज इक्वल टू MC, इम्परफेक्ट मार्केट वहां पे बनाएगी ना, एंड एवरेज रेवेन्यू का तुम लोग को याद हो, इट इज इक्वल टू डिमांड एंड MC इज इक्वल टू सप्लाई। परफेक्ट कंपटीशन कहां पे बनाएगी? अबीहा, अबीहा आई थिंक नहीं है। हसन खान तुम बताओ कि परफेक्ट कंपटीशन कहां पे प्रोड्यूस करेगी? ये चीज में नीचे होगी ना। नहीं भाई, परफेक्ट कंपटीशन कहां पे प्रोड्यूस करती है? जहां पे मार्जिनल, जहां पे सॉरी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ठीक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन कहां पे प्रोड्यूस करेगी? जहां पे MR इक्वल्स टू MC। और परफेक्ट कंपटीशन कहां पे प्रोड्यूस करेगा? जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, यानी कि ये वाला जो है दिस विल बी फॉर PP, ये ग्रीन आपका, ठीक है, ये ग्रीन आपका इक्विलिब्रियम किसका है? परफेक्ट कंपटीशन का। और P नॉट किसका इक्विलिब्रियम है? इम्परफेक्ट का।
अब यहां पे देखो ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, पीपी यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन जहां पे प्रोड्यूस कर रहा है, यहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, देयर इज नो डेड वेट लॉस। ठीक है, यहां पे कोई डेड वेट लॉस नहीं है। लेकिन क्यू नॉट में क्या है, क्यू नॉट में अगर देखो, मैं कलर डिफरेंट करती हूँ, क्यू नॉट में तुम लोग देखो, अगर हम क्यू नॉट में प्रोड्यूस करते हैं तो ये हमें क्या नजर आ रहा है, ये जो रेड की ट्राइंगल है, डेड वेट लॉस। तो ये डेड वेट लॉस क्या शो कर रहे हैं, एलोकेटिव इनएफिशिएंसी शो कर रही है। सो इम्परफेक्ट मार्केट्स जो होती हैं वो एलोकेटिवली इनएफिशिएंट होती हैं, एंड परफेक्ट मार्केट्स क्योंकि वो वहां पे ऑपरेट करती हैं जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, that is why they are never allocatively inefficient। and imperfect markets क्योंकि वहां पे ऑपरेट करती हैं जहां पे MC equals to MR, that is why they are always allocatively inefficient। however, if you guys remember जब हमने किए थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स कि जी रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन होता है, उसके बाद आपका सेल्स मैक्सिमाइजेशन होता है, या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हमने बात की थी कि अगर फर्म्स स्टार्ट फॉलोइंग कि ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज, या इफ यू नो दे स्टार्ट फॉलोइंग द गवर्नमेंट्स रेगुलेशंस, तो दे माइट बी एबल टू बी नियर दिस पॉइंट, दे माइट बी एबल टू बी नियर दिस पॉइंट, जिसको मैं ब्लैक से कर रही हूँ। ठीक है, सॉरी ये ब्लैक हुआ नहीं, सो दे माइट बी एबल टू बी नियर दिस पॉइंट। ठीक है, यानी कि वो प्रोडक्शन अपनी क्लोजर टू दिस कर सकती है, कि अगर वो गवर्नमेंट की या स्टेक होल्डर्स जो हैं या प्रेशर ग्रुप्स जो हैं उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो कि भाई आप जो हैं वो सोशली रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, तो हो सकता है कि दे माइट स्टार्ट बिकमिंग रिलेटिवली एलोकेटिवली एफिशिएंट। ठीक है, वो अपनी एलोकेशन को बेहतर करने की कोशिश करें। 100% एलोकेटिव एफिशिएंसी जो है वो अचीव नहीं कर सकती इम्परफेक्ट मार्केट, लेकिन बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स रेगुलेशंस दे माइट बी एबल टू अचीव an equilibrium nearer to allocative efficiency। ठीक है, they can not be 100% allocatively efficient, but because of government regulation they might become nearer to they might start producing nearer to allocatively efficient point। तो मिस परफेक्ट कंपटीशन में एलोकेटिव एफिशिएंसी होगा। हाँ, 100% allocative efficiency is only and only possible in perfect competition। और इम्परफेक्ट में इम्परफेक्ट में गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्योंकि आजकल एक ये बज़वर्ड है उसकी वजह से, क्योंकि प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आप पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कि नहीं आपने जो है ना वो यू नीड टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, तो हो सकता है कि आप अपनी रिसोर्सेज की बेहतर एलोकेशन कर लें, आप जो है यू स्टार्ट producing nearer to allocative efficient point, but in imperfect market you can never be 100% allocatively efficient। ठीक है, allocative efficiency is a dream which can only be achieved in a utopian world which is perfect competition। ठीक है, imperfect में it's not a possibility। क्लियर होगी ये सारी सबको बात?